ठीक है ना। तो कम ही तो है तो ना क्या 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 बोले भाई? सर। कम ही तो है ना सर, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है। भाई आपका आवाज क्लियर नहीं है, मैं आपको समझ सुन नहीं पा रहा हूँ ढंग से। सर क्वेश्चन तो कम ही है, बहुत ज्यादा तो सर नहीं है। तो क्या चाहते हैं, सारे क्वेश्चन करें? और चैप्टर्स भी है ना भाई। हाँ और चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो लेवल 1 का 24 वाला क्वेश्चन एक बार बता देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 24। 24 या द वेलोसिटी एट विच द मास ऑफ पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। ठीक है। सो फॉर्मूला इज the relativistic mass is equal to rest mass over square root of 1 minus v square by c square. फाइन। m है कि v वेलोसिटी पे किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्टिकल का मास क्या होगा, और m नॉट है जब उसका स्पीड v जीरो होगा तो इसका मास क्या होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि m जो है वो 2m नॉट हो जाना चाहिए, समझ रहे हैं, यानी कि रेस्ट मास का ट्वाइस हो जाना चाहिए। उसके लिए v की वैल्यू क्या होगी? तो लेट्स प्लग इन द नंबर। 2m नॉट इज इक्वल टू m नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। m नॉट गया, रेसिप्रोकल ले लीजिए दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा 1/2, और इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, and from here I can say v square by c square is equal to 1 minus 1/4, which is 3/4, and from here I can say that v is equal to root 3 by 2 times c. Is that okay? हाँ जी, चेक कर लीजिए। 24 या ऑप्शन सी, गॉट इट? हाँ भाई साम्या, जी सर। वाह, समझ में आया? जी सर। ये याद रखने का, जी सर। ये याद रखने का, ये याद रखने का। चलिए नेक्स्ट, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज वेरीफाइड बाय photoelectric effect, Crompton effect, the incidence of electron on the metallic surface, diffraction of electron by crystal. Sorry? ऑप्शन डी। हाँ, diffraction of electron by a crystal. डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, यही ना? डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, उससे हमें पता चलता है कि ये डिफ्रैक्शन कर रहा है, और डिफ्रैक्शन वेव का नेचर होता है, एंड फ्रॉम देयर वी एस्टैब्लिश दैट यस आर इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टी। फाइन, चलिए आगे चले। moving car of 2000 kilogram mass has a velocity of 30 meter per second, has associated de Broglie wavelength given is. तो हमारा जो डी ब्रॉय वेवलेंथ का इक्वेशन बनता है वो क्या है? h by p, राइट? लैम्डा या तो बस वही करना है, उसको करने की जरूरत है क्या? आगे बढ़े, अगर ये पता है तो फिर इसमें करना क्या है? लैम्डा डी ब्रॉय इज गिवन बाय h over p। h का वैल्यू पता ही है आपको, 6.63 into 10⁻⁻34, और जो हमारा p हो गया वो मास टाइम्स वेलोसिटी है, मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, जस्ट नंबर्स प्लग इन करना है, आ जाएगा। आगे चलते हैं। वॉइस इज क्रैकिंग सर। सॉरी, वॉइस क्रैक कर रहा है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। A particle of rest mass m naught moves with the speed of approximately c. Fine. The de Broglie wavelength associated with, कितना हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन सी।
चलिए, मास दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, मोमेंटम आएगा, है ना। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 44 है ना। तो a particle of rest mass m naught moves with a speed of speed approximately c, the d Broglie wavelength associated with it will be। हाँ, अभी देखिए अगर हम लोग बात करें c पे, ठीक है, तो रेस्ट मास, अगर अभी हमने एक इक्वेशन देखा था, याद है आपको, कि m इज इक्वल टू एम नॉट बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके, लेट अस से v टेंड्स टू c, then m will be equal to what? हाँ जी, अगर हमारा v c के बराबर हो जाता है तो हमारा m क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? c, अगर मैं यहाँ पे v की जगह c रखता हूँ तो ये हो गया c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर विच इज 1, 1 माइनस 1 0, m नॉट बाई 0 इंफिनिटी, so m नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी, इज दैट ओके? ओके, एंड फॉर दैट वेरी रीजन हमारा जो मोमेंटम है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी। कैन वी सी दैट? हाँ जी, कैन वी से दैट? ओके, सेम थिंग, lambda d Broglie equal to h by p, p tends to infinity, so lambda d Broglie tends to 0। अभी ओके? हाँ जी, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? yeah, correct. Coming to the next one, 45. The mass of a particle is m kg. If the mass is increased 9 times keeping its energy constant, then the de Broglie wavelength associated with it becomes। अच्छा सर, हाँ, क्या हुआ बोलिए। सर 44 का h by m नॉट इंटू c क्यों नहीं हुआ? m नॉट क्या है बताइए, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। m नॉट क्या है हमारा, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। m नॉट क्या है? सर रेस्ट मास। रेस्ट मास। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है, जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका रेस्ट मास कंसीडर होगा, ना कि उसका रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर होगा? क्या कंसीडर करेंगे जब पार्टिकल मूव कर रहा है? रिलेटिविस्टिक मास। तो m नॉट कौन सा मास है? जब पार्टिकल का स्पीड 0 है तब का मास रेस्ट मास कहा जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको उसका रिलेटिविस्टिक मास निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि उस स्पीड पे पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा। तो कोई भी पार्टिकल अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंच जाता है तो उसका जो मास होता है रिलेटिविस्टिक मास, दैट बिकम्स इंफिनिटी, एंड दैट इज द वेरी रीजन कि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच सकता, उसको अप्रोच कर सकता है बट वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इज दैट ओके? जिसका रेस्ट मास 0 नहीं होगा वो स्पीड ऑफ लाइट को अटेन नहीं कर सकता है, ओके, क्योंकि इंफिनिटी मास हो नहीं सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि हो गया, अगर हो गया तो फिर हमारा पी भी इंफिनिटी हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी, क्लियर है? जी सर। चलिए, मास m दिया हुआ है, बोला है कि एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए मास को 8 टाइम्स कर दिए। चलिए, तो हमारे पास जो इक्वेशन है डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए वो क्या है? लैम्डा डी ब्रॉय इज इक्वल टू h बाई पी। अच्छा, p और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखना चाहूँ यहाँ पे तो दैट विल बिकम √2km। इज दैट ओके? सही है मेरी बात? समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हैं ना? अगर k की जगह आप हाफ एम भी स्क्वायर रख दीजिएगा तो वापस से m भी मिल जाएगा आपको, विच इज p। क्लियर ना? अच्छा, सिर्फ मास को चेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि बोला कि एनर्जी को सेम रखते हुए मास को कितना कर दिया गया है? इंक्रीज 9 टाइम्स, मास को 9 टाइम्स कर दिया गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? लैम्डा डी ब्रॉय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ m if I am keeping k constant।
तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्क्वायर रूट ऑफ m2 बाई m1। सही है। जो नया वाला मास है वो पुराने वाले मास से 9 टाइम्स ज्यादा है, तो 9m/m, तो इट इज 9। तो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 विल बी इक्वल टू 3, यानी कि आपका जो लैम्डा 2 है, यानी कि नया वाला लैम्डा, वो पुराने वाले लैम्डा से 3 टाइम्स कम हो जाएगा। इज दैट ओके? सो बिकम्स 1/3, 45। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, 46 द सेम क्वेश्चन गाइस, हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, है कि नहीं? द वेलोसिटी एट व्हिच द मास ऑफ अ पार्टिकल बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स रेस्ट मास। अभी किया था। हाँ, तो सेम क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ E and P represents the energy and momentum of a photon, then on reducing the wavelength of the photon, अगर हम लोग फोटोन का वेवलेंथ रिड्यूस करते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, एनर्जी क्या है हमारा, hc बाई लैम्डा, और मोमेंटम क्या है हमारा, h बाई लैम्डा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? तो अभी आप बता दीजिए। अच्छा, क्या होगा बताइए जल्दी से। सर पी डिक्रीज करेगा, ई तो कांस्टेंट रहेगा ना। क्यों मेरे भाई, फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया, लैम्डा दोनों के केस में डिनोमिनेटर में ही आया है, तो कांस्टेंट कहाँ से रह जाएगा? अगर हमको क्या बोला है कि नहीं मतलब वेवलेंथ जो कांस्टेंट है नहीं इंक्रीज करेगा। ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। अगर आप लैम्डा को रिड्यूस करेंगे, अगर आप लैम्डा को रिड्यूस करेंगे, डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा, डिनोमिनेटर रिड्यूस होगा तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन है वो इंक्रीज करेगा। कौन सा दिमाग लगाना है इसमें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका वेवलेंथ निकाल लेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे तो h बाय लैम्डा करके इसका आ जाएगा। चलिए काम करते हैं, या ई बाई सी भी कर सकते हैं। फोटोन के लिए तो ई बाई सी चलता है मोमेंटम के केस में, है ना? उतना भी करने का जरूरत नहीं है। फोटोन का जो एनर्जी है वो दिया हुआ है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमसे पूछ रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा। हम जानते हैं कि एनर्जी होता है hc बाय लैम्डा और p होता है h बाय लैम्डा। तो p को क्या लिख सकते हैं भाई मेरे, e बाई सी लिख सकते हैं, है कि नहीं? p को क्या लिख सकते हैं, e बाई सी लिख सकते हैं। मेगा कितना होता है, 10 के पावर इंटू सी, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। हमें अब यूनिट क्या चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा ही चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करना पड़ेगा। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करते हैं, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। बाद बाकी छोड़ दीजिए, बस पावर देख लीजिए। माइनस 6 माइनस 8 कितना हो गया, -2, यानी कि -21 के आसपास कुछ पावर बनेगा, -21 22। अच्छा 22 वाला 2 गो है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई लोग, यहाँ पे कर लीजिएगा खुद से या मैं करूँ। कितना हो गया, 0.5 सर ना, ऑप्शन बी होगा। 0.5 इंटू 10 के पावर -21 बन रहा है, तो 5 इंटू 10 के पावर 22 हो जाएगा, -22। 1.6 को 1.5 मान करके आराम से कर सकते हैं। 1.6 से अप्रोक्सीमेट कर दीजिए 1.5 से, हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? आगे चलिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन ऑफ मोमेंटम p विल बी, मोमेंटम दिया है, मोमेंटम से वेवलेंथ आ जाएगा और वहां से आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। क्या बोल रखा है, आपका मोमेंटम p है, तो p कितना हो गया आपका, h बाई लैम्डा हो गया, यानी कि लैम्डा क्या हो गया, h बाई p हो गया। अच्छा, c इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, यानी कि c बाई h, और p ऊपर गया, pc बाई h। इज दैट ओके? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जी सर। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, if the energy of a photon of light of frequency mu is e and its momentum is p, then the velocity of light is। तो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है कि फोटोन का जो है फ्रीक्वेंसी न्यू है, एनर्जी ई है, मोमेंटम पी है। अभी अभी यही सवाल तो किया था हमने। फ्रीक्वेंसी न्यू है, मोमेंटम पी है, एनर्जी ई है, बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट कितना हो जाएगा। तो देखिए ई इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाई लैम्डा, या सी लैम्डा को एच एफ लिख सकते हैं, या एच न्यू। इज दैट फाइन? हाँ जी सर ऑप्शन बी हो गया। चलिए जी फिर आगे सर। बढ़ते हैं, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम विल बी। ये भी वही है, हम लोग पहले हमें मोमेंटम पूछा है, एच बाई लैम्डा कर दीजिए, हो गया है कि नहीं। मोमेंटम पी फॉर वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम, पी एच बाई लैम्डा, एच बाई एंगस्ट्रॉम का हो गया 10 के पावर -10, और इधर ये पहले से 10 के पावर -2 है। सही है, समझ रहे हैं ना। 0.01 तो 10 के पावर 12 एच। इज दैट ओके? ऑप्शन सी है कि नहीं। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। सेम क्वेश्चन, इस बार बस एच सी बाई लैम्डा करना पड़ेगा, और एच सी का वैल्यू 12400 डाल दीजिएगा। सर हाँ जी, क्या हुआ? तो वो 10 -10 वो कहाँ से आया सर? अरे एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है रे भाई, एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 अरे मीटर होता है। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, सॉरी सर। अच्छा नेक्स्ट पे आइए, एनर्जी निकालना है, एच सी बाई लैम्डा कर दीजिएगा, एच सी का वैल्यू 12400 रखिएगा, डिवाइडेड बाई 5000 कर दीजिएगा, आ जाएगा। आगे चलते हैं। द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन ऑफ मोमेंटम दैट मच इज, अगेन सेम क्वेश्चन, एच बाई पी कर दीजिए, लैम्डा आ जाएगा, है कि नहीं। एच बाई पी कर दीजिए, लैम्डा आ जाएगा। इज दैट फाइन? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? 53 क्लियर है? 54 पे आए हैं? एज में पी होगा। हाँ वो जो होगा वो आपका। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा मोमेंटम पूछा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो लैम्डा आ जाएगा, है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है सर तो लैम्डा आ जाएगा। एज क्या क्या क्या? चलिए तो इसको भी करने का कोई जरूरत नहीं है। थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस वुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट्स डी ब्रोई वेवलेंथ बिकम्स 0.4 एंगस्ट्रॉम। चलिए ये थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। What we want, 0.4 angstrom lambda. ओके, लेट अस से कि हमने इलेक्ट्रॉन को v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो ev हो जाएगा, और यही ev कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया ev, यानी कि दिस इज माय k। इज दैट फाइन? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पता है तो हमें इसका मोमेंटम भी पता है, क्योंकि p इज इक्वल टू √/2km होता है। फाइन ना। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि √/2k के जगह ev लिख दीजिए, और मास का, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता होता है m। इज दैट फाइन? नाउ व्हाट वी हैव, लैम्डा इज 0.4 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.4 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा क्या होता है, h/p होता है, दैट इज 0.4 एंगस्ट्रॉम। h 6.63 इंटू 10 के पावर
34 और p का वैल्यू √2 e 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, v निकालना है m 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0.4 एंगस्ट्रॉम है, इसलिए 10 के पावर माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे v आएगा। इज दैट ओके गाइस? हाँ जी, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको सॉल्व करने से बचना चाहते हैं तो v को छोड़ करके बाद बाकी जो ये पूरा चीज आता है वो 12.27 बाई रूट वी एंगस्ट्रम होता है। कंपेयर कर लीजिए इसको 0.04 एंगस्ट्रम से। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो h बाई ये जो वैल्यू होता है 2em का, यानी कि ये जो वैल्यू है h2em स्क्वायर रूट ऑब्वियसली, तो ये वैल्यू 12.27 होता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो ये याद रखिए, काम आएगा। जैसे HC का वैल्यू 12400 बताया था ना स्पेशल केसेस में याद रखने के लिए, वैसे यहाँ पे भी ये नंबर बोल रहा हूँ, याद रखिएगा 12.27। इज दैट ओके? हाँ जी, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपका काफी आसान बन जाएगा। चलिए आगे चले। d Broglie wavelength of an electron is 10 angstrom, then its velocity is, ठीक है वही बात है। d Broglie wavelength पता है तो इसका मोमेंटम पता है, मोमेंटम पता है तो इसका वेलोसिटी पता है। क्लियर ना भाई लोग? अच्छा, इसको करने की जरूरत है क्या? सर वो आपका h/m ये होगा। तो क्या होगा वो मेरे को नहीं, क्या होगा वो मेरे को नहीं पता भाई। नेक्स्ट पे आता है। वेलोसिटी ऑफ अ प्रोटॉन इज c/20, द एसोसिएटेड d Broglie wavelength विल बी। हाँ तो ठीक है, फिर से वही है, वेलोसिटी दिया है, मास इनटू वेलोसिटी करेंगे, मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम को फिर ये कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर है ना? मोमेंटम को h से डिवाइड कर देंगे, h/p कर देंगे, ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे को जहां तक एक क्लियर सा डाउट जा रहा है, यहाँ पे जो हम लोग मोमेंटम निकालेंगे ना वो हमारा सही बैठेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब पहुंच रहा है। c/20 इज अप्रोक्सीमेट, मतलब वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, राइट? तो यहाँ पे अगर हम लोग मास लेंगे, कौन सा मास लेंगे भाई? मास हमें प्रोटॉन का पता है होता है ना, कितना होता है मास प्रोटॉन का, कोई बताएगा? 6.627 इंटू 10 की पावर माइनस 27। किसी को याद है प्रोटॉन का मास? जहां तक मुझे याद आ रहा है मास ऑफ प्रोटॉन 6.62 इंटू 10 के पावर माइनस 27 kg याद आ रहा है। किसी को याद है? हाँ जी, तो भूल गया था। आई है। चलिए, अच्छा तो लेकिन यहाँ पे ये है टू बी प्रिसाइज, सॉरी 1.672, इट्स नॉट करेक्ट, इट इज 1.672। ओके, लेकिन ये क्या है? ये इसका रेस्ट मास है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ये इसका रेस्ट मास है, ये इसका रिलेटिविस्टिक मास हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि मास जो होगा उस स्पीड पे वो कितना हो जाएगा? रेस्ट मास विच इज 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 27 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेलोसिटी इज c/20 ओवर c इसका होल स्क्वायर। ऐसा कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं हो, 1/400 399/400 वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही चल जाएगा काम आपका, ठीक है ना?
करेंगे भी तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका रिलेटिविस्टिक मास निकाल भी लूं, बेसिकली आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या बनेगा आपका पता है, 399 by 400, 399 by 400, which is very close to 1. It is, this number is very close to 1, so I don't need to calculate the relativistic mass. बस ये बात बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए c/20 में तो फर्क नहीं पड़ा, बट लेट अस से c/2 दे दे, लेट अस से c/2 दे दे, यहीं पे अगर ये 20 नहीं दे करके c/2 फर्क देता पड़ेगा सर। तब फर्क पड़ता ना, तब फर्क पड़ता ना। जी सर। तो इसीलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि ऐसे देखिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है नहीं हमारे सिलेबस में, और खास करके नीट में तो एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता है, बट फिर भी जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुछ आता है तो आप इस तरह से हैंडल कर लीजिएगा। जब स्पीड किसी पार्टिकल का, किसी पार्टिकल कहने से मेरा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे किसी चीज का स्पीड ऑफ लाइट के काफी क्लोज चला जाए, तो ध्यान रखिएगा कि कहीं रिलेटिविस्टिक मास वाला फंडा तो नहीं लगने वाला है। चलिए, फिर तो इसमें कुछ करना नहीं है, मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, मोमेंटम आएगा, h से डिवाइड कर दीजिए, h/p, वेवलेंथ आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। फिर आगे चलिए। Photon of light enters a block of glass after traveling through vacuum. The energy of the photon on entering the glass block increases because its associated wavelength increases. ऐसा कुछ है नहीं, decreases, stays the same because the speed of radiation and the associated wavelength do not change, stays the same because the frequency. क्या बोलते हैं, इसका कोई बताएगा आंसर मुझे? आपका क्या कहना है इस बारे में? चलिए मैं बताता हूँ। हाँ जी, देखिए ये बोल रहा है कि जो लाइट है वो वैक्यूम से ट्रैवल करता हुआ ग्लास में घुसा, तो क्या होगा? तो दो चीजें होंगी सर अगर यहाँ पे डी होगा ना, कौन सा? बम्बई? मतलब आप नहीं 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 नहीं, आपका फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा, तो आपका तो ऑप्शन डी होना चाहिए। एग्जैक्टली। और लैम्डा जो है वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। और एनर्जी क्या होता है? HF। तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा तो एनर्जी क्यों चेंज होगा? अगर आप सिर्फ लैम्डा देखना चाहते हैं तो गलती कीजिएगा, क्योंकि लैम्डा के साथ साथ हमारा स्पीड भी बदल जाता है। आगे चलते हैं। The energy of alpha particle whose d Broglie wavelength is given. अच्छा, लैम्डा दिया हुआ है अल्फा पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा से पी आ जाएगा 0.004, लैम्डा डी ब्रॉय 0.004 एंगस्ट्रॉम, ये है ना? हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंटम कितना हो जाएगा? h/लैम्डा, यानी कि 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 इंटू 123 10⁻⁻13, ये हो गया P। अच्छा, वो क्या बोला था फिर हमसे फाइनली? एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? P²/2m, वट एवर इट इज कमिंग वो लिख दीजिए। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU होता है, सबको पता है ना? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU सबको पार्टिकल। हाँ, तो फिर वहां पे आप डालिए, ये वैल्यू आ जाएगा। आगे चलते हैं। The energies of a photon and an electron of mass m are same. The ratio of wavelengths associated with them will be. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, I want you guys to attempt it first. I'll give you 2 minutes. Go ahead. अच्छा, मैं सबसे बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, कितने? 2-3 लोग ही बचे हैं क्या? साम्या, मौमिता, सना, चलिए जो भी है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है कि नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दिख जाए।
कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो हमें क्या बताया गया है कि फोटोन है और इलेक्ट्रॉन, फोटोन है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और फोटोन है, दोनों का एनर्जी ई है। तो व्हेन वी से फोटोन का एनर्जी ई है, वी नेवर वांट टू से कि इसका काइनेटिक एनर्जी ई है। व्हाट वी वांट टू से कि इसका hc बाय लैम्डा ई है। ठीक है, तो इसका जो वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा, वो क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसका जो वेवलेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेल मी, hc बाई ई, यस और नो? हाँ जी, क्या बोलते हैं? इज दैट ओके? तो अच्छा, जब हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ई है, देन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू से? देन वी वांट टू से कि इसका काइनेटिक एनर्जी ई है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी अगर ई है तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? रूट ओवर 2em, वेयर m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर ये p है तो हमारा वेवलेंथ लैम्डा कितना हो जाएगा? h बाई पी, h बाई रूट ओवर 2em। अच्छा, फाइनली क्या पूछ रहा है? द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, पहले क्या है? फोटोन है, तो लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन, लैम्डा फोटोन बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन। फोटोन का hc बाई ई, इसका h बाई रूट ओवर 2em। सॉल्व कीजिए, h से h गया, ये रूट ओवर 2em ऊपर गया, c रूट ओवर 2em बाई ई कैंसिल होकर के यहाँ पे ये रूट ई बन जाएगा। तो c बाई c इंटू 2m बाई ई। ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढिए, 2m बाई ई, ऑप्शन सी। गाइस कैन यू सी दैट? हाँ जी, समझ में आया? 60, क्वेश्चन नंबर 60 समझ में आया क्या? कैसे अटेम्प्ट किया इसको? दोनों का वेवलेंथ निकालने का प्रोसेस अलग अलग है। इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉय वेवलेंथ होता है, फोटोन का ओरिजिनल अपना वाला वेवलेंथ होता है। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? तो कुछ बोल नहीं रहा है, कोई बचा हुआ भी है कि नहीं? चलिए, आ जाते हैं। Two particles of mass m1 and m2 respectively are identically charged and are accelerated by same potential. If dy wavelength associated with them are lambda 1 lambda 2, then अच्छा, ये तो हमने अभी अभी प्रूव किया था ना कि अगर हमारा ये एनर्जी सेम रहता है, सेम आइडेंटिकली चार्ज है और दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा? दोनों का एनर्जी सेम हो जाएगा। और अगर एनर्जी सेम रहेगा तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मास के स्क्वायर रूट के। ये बात हमने ऑलरेडी एक बार आप लोगों को दिखा दिया है, चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। लैम्डा डी ब्राइ क्या हो गया? h बाई पी हो गया। पी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? रूट ओवर 2km। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये सब कुछ तो सेम हो गया, क्या बच गया? m। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, देयरफॉर लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, ये लाइन में डायरेक्टली लिख चुका हूं ऑलरेडी, विल बी इक्वल टू m2 बाई m1। इज दैट ओके गाइस? समझ में आ रहा है? रामना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, जी सर। an electron is 2000 times lighter than a proton. An electron and a proton are moving in such with such a velocity that the d Broglie wavelength associated with them is 1 angstrom. दोनों का the ratio of their kinetic energy will be, यही वाला इक्वेशन से काम चल जाएगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, रेशियो निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ km। सही है?
समझ रहे हैं ना। अगर मैं ये बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम नहीं है तो के को कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर के एम। सो फ्रॉम हियर आई कैन से लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोला है, क्या बोला है, देन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले बोला है या। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन into mass of proton by kinetic energy of electron into mass of electron. Guys, do you agree? Now mass of proton by mass of electron बोला है 2000 times होता है, तो it is 2000। लिखिए यहाँ पे lambda electron by lambda proton is going to be square root of kinetic energy of proton by kinetic energy of electron into mass of proton mass of electron 2000। अच्छा, बोला है कि ये सेम है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा प्रोटॉन जो है सेम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोथ ऑफ देम इज 0.1 एंगस्ट्रॉम या सिंपली 1 एंगस्ट्रॉम, माय मिस्टेक, 1 एंगस्ट्रॉम। अगर 1 एंगस्ट्रॉम है तो दिस थिंग इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। तो 1 इज इक्वल टू Kp इंटू 2000 बाई Ke। तो क्या हो गया, Ke बाई Kp कितना हो गया, 2000, isn't that? समझ में आया क्या? हाँ जी, ओके गाइस, अंडरस्टूड ना? यस सर। बोला कीजिए, बिल्कुल चुप मत रहिए, नहीं तो फिर वो बड़ा अजीब सा होता है, और खास करके न्यूमेरिकल डिस्कशन के क्लास में। आपके बोलने से ही पता चलता है कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m चार्ज E एसोसिएटेड विद पोटेंशियल V। ये क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या, ये तो डायरेक्ट हमने कई बार कर लिया ना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 63, यू कैन डायरेक्टली डू दैट नो। क्या हो जाएगा आंसर, h बाई 2 करेक्ट ना, h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 MeV, डायरेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट, if the momentum of electron is changed by pm, then the de Broglie wavelength associated with it changes by 0.5%. The initial momentum of the electron will be. Okay. तो मोमेंटम लेट अस से P था, P से मोमेंटम हो गया P प्लस PM, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है। और हाँ क्या हुआ, चलिए हो गया तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, कैलकाटा ना, नहीं मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है देख तो लग रहा है कि तो सी तो होगा फिर। अरे हो गया नहीं हुआ, क्या बोलना चाहते हैं? नहीं सर, देख के लगा, अब सर देख के लगा सर, वो 80% चांस होने का, बाद में कैलकुलेट। ओके, सो लेट अस से कि मोमेंटम पहले P था, बाद में P प्लस PM हो गया। अच्छा, और ये बोला है कि जो डी ब्रॉय वेवलेंथ चेंजेस बाय 0.5%। अच्छा, अगर P को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा? हाँ जी, बाई P ना, घटेगा, ऑब्वियसली बात है। तो लेट अस से मोमेंटम चेंजेस लिखा है, तो लेट अस से लैम्डा माइनस लैम्डा का 0.5%, तो लैम्डा इंटू 0.5 ओवर 100, इज दैट ओके? तो दोनों में रिलेशन डाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है?
lambda is inversely proportional to p, lambda is inversely proportional to p, तो lambda by lambda into 1 minus 0.5 over 100 is equal to p plus pm by p. Can we solve this? Obviously very easily. लैम्डा से लैम्डा गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये कितना हो गया? 1 बाई 1 क्या 100 ही ले लीजिए ऊपर में, 100 माइनस 0.5 99.5 राइट, इज इक्वल टू 1 प्लस पी एम बाई पी, पी एम बाई पी इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस 1, तो 0.5 बाई 99.5। थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर इसको आप डायरेक्टली 100 ले लेते हैं, अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं तो इसको 0.5 रहने दीजिए, इसको 100 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 1/200 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ जी, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर अप्रोक्सी, देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। एक जिसमें आपको अप्रोक्सीमेशन करना अलाउड रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट करिएगा तभी 200 आएगा। क्लियर ना? अगर मैं यहाँ पे 99.5 को 200 से अप्रोक्सीमेट कर दूं तो ये हो गया 0.5 बाई 100 विच इज 1/200। इज दैट ओके गाइस? तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि पीएम इज इक्वल टू पी बाई 200। अच्छा, मैंने जानबूझ के ये मेथड लिया है, ठीक है ना, ताकि आप देख सके कि अगर हमें अप्रोक्सीमेशन वाला आंसर नहीं मिलता है, इफ आई एम नॉट गेटिंग द आंसर which follow the rules of approximation, तो फिर एग्जैक्ट आंसर आपको यहां से मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? बोलिए। yes sir, द थर्मल एनर्जी, क्या बोलिए? अरे भाई एक तो आप अपना आवाज या कुछ कीजिए, ठीक है? वो बोला, तो उसका जरूरत क्या था? क्या? तो P plus PM, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्वेश्चन, हेलो सर। हाँ बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। सर पूछना हो कि आप जो किया ना ऊपर का, ऊपर P plus PM लैम्डा माइनस 100, सर इसका जरूरत क्या था? तो आप क्या करना चाहते हैं बताइए? बताइए, हम सुनना चाहते हैं। हम आप जो बोलेंगे हमको पता है, लेकिन हम आपसे सुनना चाहते हैं। भाई बोल भी दीजिए, अब इंतजार मत करवाइए इतना। हाँ नहीं तो यार ये बड़ा गंदा लगता है। आप यही बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे आप ये लगाओ, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी, यही बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ जी जी सर जी। हाँ, तो मैं समझ रहा हूँ, वो लगा सकते हैं। यहाँ अगर ये लगाएंगे तो 1/200 डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, ये एरर एनालिसिस में सबको पढ़ाया गया है, सबको पता होना चाहिए, इट इज अ गुड थिंग टू नो। लेकिन मेरा क्या कहना है कि ये तभी काम करता है जब हम लोग अप्रोक्सीमेशन, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये एक अप्रोक्सीमेशन है, और उसी को बताने के लिए कि अगर अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करे, और कहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लग रहा है। तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन वाला आंसर है तो आप यहाँ से कीजिए, बेशक कीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं और मैंने सोच लिया कि भाई ये वाला तो सबको पता है, बच्चे लोग बचना चाहते हैं इससे, ऐसा क्वेश्चन बनाओ और उसमें ये ऑप्शन ही मत डालो, ऑप्शन एकदम क्लोज डालो, या फिर ये 0.5%, इसको 0.5% मत रखो, इसको 1, 2 या 10% रखो। समझ रहे हैं? आप लगा पाइएगा, ये सही आएगा आपका आंसर।
हाँ जी, क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना मैंने क्यों किया और क्या जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। The thermal energy of a particle at a temperature T Kelvin is kT. The associated d wavelength will be, थर्मल एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी कोई भी एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम आ जाएगा √2 करके, है कि नहीं। हाँ जी, तो T टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी E कितना है, kT है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा √2 बोले तो √2 kT। डी वेवलेंथ कितना हो जाएगा h/p, यानी कि h/√2 kT। इज दैट ओके गाइस। आगे चलते हैं। द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ईच ऑफ मास m, sorry, the average thermal energy of neutrons each of mass m at temperature T Kelvin is 3/2 kT. The d wavelength of neutron corresponding to this energy. अच्छा, इस बार क्या बोला है, बस एक ही चेंज है, ये बोल रहा है कि T टेम्परेचर पे एनर्जी kT नहीं लीजिए, 3/2 kT लीजिए, यही बोल रहा है ना। हाँ जी, यही बोल रहा है ना। क्या करेंगे, ये जो एनर्जी की जगह kT लिया है, एक 3/2 लगा दीजिए यहाँ पे, इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा, तो 2 के जगह आपका आंसर 3। इज दैट ओके। हाँ जी, हेलो, समझ में आया क्या। यस सर। आगे चले। The d wavelength associated with the nitrogen molecule at atmospheric pressure and temperature at 27 degree centigrade will be nearly, चलिए काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, या फिर अगर मैं ऐसे पूछूं, नाइट्रोजन कौन सा मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एटम की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, डायटोमिक, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, F। हाँ जी, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं याद है, 5, याद आया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, n छोड़ दीजिए, n तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए होता है, F/2 kT, F कितना 5, तो 5/2 kT। इज दैट ओके गाइस। ये हो गया एनर्जी, एनर्जी से आ जाइए मोमेंटम पे, √2me, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5m kT। मोमेंटम हो गया P = h/√5m kT। सही है, समझ में आया। अच्छा, यहाँ पे आपको निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो मास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7, 14, 28 ना, 28 AMU ना। यस सर। तो यहाँ पे H का वैल्यू लिख दीजिए, M का वैल्यू 28 AMU को कन्वर्ट कर लीजिएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो नंबर होता है वो लिख दीजिए, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, विच इज 300 केल्विन, सारा वैल्यूज रखिए, आंसर आ जाएगा। सही है, हाँ जी, समझ में आया। जी सर, लेकिन सर निकालू कैसे, मतलब इतना बड़ा, ये क्या कीजिएगा, ये है तो है। ओके ना, आगे चलिए। समझने में कोई दिक्कत है तो वहां पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, कैलकुलेशन तो भैया आपको खुद करना पड़ेगा।
भाई लोग जरा 1 मिनट रुकिएगा। हेलो, या फाइन। बोर्ड क्लियर है भाई लोग? थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं, सही है ना? चलेगा। या बेटर। ओके, नेक्स्ट। ये हो गया। रेशियो ऑफ wavelength of deuteron and proton accelerated by the equal potential. Again it is the same question ना। हम लोगों को जस्ट मास का, मैंने ये वाला तो आपको बता ही दिया है कि लैम्डा का जो रेशियो हो जाएगा वो मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, m2/m1। ड्यूट्रॉन का मास कितना? हाँ जी, ड्यूट्रॉन का मास कितना? जल्दी बताइए। आवाज आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? ऐसे इग्नोर मार रहा है। सर ड्यूट्रॉन का मास 2 प्रोटॉन, क्या? 2 into प्रोटॉन का मास। ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रियम का न्यूक्लियस होता है, 2mu। प्रोटॉन 1mu। सही है? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? 2/1 चेक कर लीजिए। 68 1/√2। हाँ, उल्टा हो जाए। नेक्स्ट, डी ब्राग वेवलेंथ ऑफ रोटेटिंग सर इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या, हाँ बोलिए। मतलब क्या क्या हुआ क्या क्या? क्या, क्या हुआ क्या? नहीं समझ में आया? हाँ जी, नहीं समझ में आया नहीं है? 1/2 होना चाहिए ना सर, 2/1। 1/√2 होना चाहिए ना। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हमें क्या निकालना है? लैम्डा ड्यूट्रॉन बाय लैम्डा प्रोटॉन निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ ड्यूट्रॉन का स्क्वायर रूट। सही है? हाँ जी, क्या बोलते हैं? ठीक है, आया ना? ठीक है, आया ना? कुछ तो बोलिए, ऐसे चुप मत रहिए। क्वेश्चन पूछने के बाद तो खास करके। ठीक है, चलिए। डी ब्राग वेवलेंथ ऑफ a rotating electron around a nucleus of hydrogen atom at the fundamental energy level is। हाँ तो ठीक है ना। हाँ बोलिए। सर थोड़ा मतलब नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है सर, वो 1/√2 होना चाहिए ना। हाँ मेरे भाई, 1/√2 ही होना चाहिए। अच्छा सर, मुझको क्या? लगा कि 2/1 बोला आप इसलिए। अरे मैंने बोला 2 मास हो गया, 1 मास हो गया, रेशियो निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी हाइड्रोजन एटम का निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इन nth शेल क्या हो जाता है? Z/n इंटू C/137। इज दैट ओके? वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth शेल क्या होता है? Z/n इंटू
3/137. इज दैट ओके गाइस? ये याद भी रखिएगा। हाइड्रोजन की बात हो रही है, फर्स्ट सेल ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है, ये 1, ये भी 1, ये हो गया C/137। ये पता है हमें, पता चल जाएगा कि इसका मोमेंटम P कितना हो जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10 के पावर -31, C का वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 बाय 137। मोमेंटम आ गया, H आ जाएगा, सॉरी H/P लैम्डा आ जाएगा। सही है, समझ में आया? आगे चलें। From rest, an electron is accelerated between two such points whose potential is 20 and 40 volt respectively. 20 से 40 वोल्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बोलिए सर। ये जो 69 वाला क्वेश्चन किया ना आपने, वहां पर तो हम एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर भी लगा सकते थे ना। क्या लगा सकते हैं? एन लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आर, तो इनके जगह आप 1 तो लैम्डा समान 2 पाई आर। हाँ, सेम थिंग। या अब ये बोलना चाहते हैं ना, MBR इक्वल टू NH/2 पाई यानी कि H/2 पाई। हाँ मतलब वो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता हाँ सही है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? R का वैल्यू कहाँ से लगेगा? 0.53 एंगस्ट्रॉम से। हाँ भाई, आपका नेटवर्क कुछ ज्यादा ही खराब है, मुझे मतलब लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा है। 0.52 मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी वही क्वेश्चन है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, 20 से 40 के बीच में। डी ब्राई वेवलेंथ पूछा है, निकाल सकते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट आइए, अल्फा पार्टिकल एंड सिंगली। हाँ बोलिए। तो सुन पा रहे हैं भाई हमें नहीं समझ में आ रहा है, सीरियसली बता रहे हैं। समझ में आता तो हमें आपका हेलो क्वेश्चन सर। हाँ बोलिए। तो सुन पाए अब? भाई मतलब आपका 2 वर्ड सुनाई देता है, 4 वर्ड सुनाई नहीं देता है। क्या बोलिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या बोलना है? सर बोल रहा हूँ कि सर वो तो 2 पाई इंटू 0.52 एंगस्ट्रॉम भी तो मतलब हम कर सकते थे ना, तो तब भी तो लैम्डा नहीं लगा 2.52 करके। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं आप, मुझे जरा ये बताइए। अच्छा, क्लास में किसी और को इनकी बात समझ में आ रही है या सिर्फ मैं ही हूँ? भाई आप अपने को मैसेज कर लेना सामने, ठीक है ना? बाद में देख लेंगे, इस चक्कर में बैठे रहना नॉट मैसेज कर दिया सर। हाँ हम देख लेंगे बाद में, अभी तक कैसे आया नहीं है, ठीक है? आई विल कम बैक टू यू, नॉट अ प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल सिंगली आयोनाइज्ड बेरिलियम एटम are accelerated through the same potential difference ratio. वही same question. D Broglie wavelength associated with an electron having kinetic energy 10 electron volt. Same question है। D Broglie wavelength, हाँ 70 बताया तो 70 का बताया तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस 20 और 40 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 20। तो 20 के लिए लगा लीजिए H/2 EVM, हाँ H/√2 EVM, V की जगह बस 20 लगाना है। चलिए ये भी हो गया। द डी ब्राई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट। ओके, जैसे फर्स्ट बोर ऑर्बिट का निकाला वैसे सेकंड बोर ऑर्बिट का निकाल लीजिए, बस यहाँ पे n की जगह 2 रख दीजिएगा, हो गया। द वेव्स एसोसिएटेड विद electron revolving in the Bohr orbit of the atom is stationary wave। ये याद रखिएगा। जो ऐसा टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा बात करता है इसके ऊपर में। सर वो 73 का क्या होगा सर, और एक बार बताएंगे?
अरे 73 में कुछ नहीं, यहाँ पे जो आपका n है ना, n की जगह 2 रखिए। ये है ना वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास, ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है इसमें n की जगह 2 रखिए। आपके पास वेलोसिटी आ गया, मोमेंटम आ गया, लैम्डा आ गया, क्या दिक्कत है? सेवेंटी फोर से क्या 74 75। हाँ 74, 74 तो स्टेशनरी हो गया, ये आपको समझना है। और अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है या फिर ये जो हाइपोथेसिस है वो अगर आपको पता है तो आपको ये भी बात पता होगी कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि इट इज स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव, नॉट अ पार्टिकल, while it is around the nucleus ना, it is standing wave। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन करता। आगे आइए। द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स इन द nth ऑर्बिट if the length of the orbit is L, अच्छा, d wavelength is lambda, then the relation, तो वही है ना कि हमारा n वेवलेंथ पूरा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है n वेवलेंथ पूरा होना चाहिए, तो n टाइम्स वेवलेंथ should be equal to L, is that okay? So n times wavelength, yeah, see, yeah, 75 done, is that okay? समझ रहे हैं ना? ये वाला हाइपोथेसिस पता है कि नहीं पता है? ये जो बोर मॉडल का हाइपोथेसिस है ये पता है ना, स्टैंडिंग वेव वाला? नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़िए। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। The study of diffraction of electron from the target gives the wavelength associated 0.65 angstrom. The energy of the electron will be, तो 0.65 angstrom दिया हुआ है, कितना वोल्ट एनर्जी होगा वो निकालना है। तो ये बात तो हमने आपको बताया ही था, h/2 करके निकाल लीजिए, समझ रहे हैं ना? लैम्डा के लिए क्या बताया था? h/√2m/eV, इज दैट राइट? हाँ जी, समझ में आया क्या? और मैंने इसका वैल्यू भी आप लोगों को बता ही दिया है, h/2m/eV का 12.27 एंगस्ट्रम में अगर देखेंगे तो लैम्डा कैन बी रिटन एज 12.27 /√v एंगस्ट्रम। बस सॉल्व कर लीजिए। क्लियर है मेरी बात? है ना? डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड बाय, 1400 लगेगा। क्या 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 लगेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है तो आपका तो हाँ इलेक्ट्रो, आपका मतलब अभी देखिए हमारे, या तो आप ई मत डालिए और फिर एच डालिए, एम डालिए, सॉल्व कीजिए, तो ईवी में आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? और नहीं, यहाँ से जो भी वी का वैल्यू आया उसके साथ आप ई बस लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे एनर्जी पूछा है, हमको पोटेंशियल मिलेगा। मान लीजिए कि 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल। तो मैं 10 निकालूं या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालूं, क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो आंसर चाहिए ना। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अगर मतलब आप सर सीधे हाँ, मतलब वही तो एक बार क्या मतलब एट द लास्ट मतलब जो आंसर आई एनर्जी वही है। अभी क्या तो वही आपको है? भी तो आ जाएगा। हाँ वी आ जाएगा, जो वी आएगा उसी के साथ ई लगा दीजिएगा, ईवी में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हैं मैं न्यूमेरिकली सॉल्व कर दूं तो चलिए, वो भी सही है। 0.65 है, 0.65 is equal to 12.27 /√v, therefore
रूट वी इज इक्वल टू 12.27 बाई 0.65। मैं ऐसे तो सॉल्व करूंगा नहीं, आई विल यूज कैलकुलेटर। 12.27 divided by 0.65, it is giving me 18। अच्छा ये एंगस्ट्रम में ही था ना, sorry। It is almost coming as 18.87। तो v कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो जस्ट स्क्वायर इट। तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, किसी को याद है? 18 इंटू 18 324, अप्रोक्सीमेटली 356। या समझ में आया क्या? हाँ जी, समझ में आया? हेलो, कोई है? सर हाँ 12 क्यों नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या? 12,400 करके क्यों नहीं आ रहा है? 400 करके 12,400? यस सर। अरे तो सी कहाँ है ऊपर में जो 12,400 कर रहे हैं? अरे मेरे भैया यहाँ जो 12.27 लिख रहा हूँ मैं, किसको लिख रहा हूँ? यहाँ पे मैं h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2me का वैल्यू 12.27 लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं? एच सी का वैल्यू होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। समझ में आया क्या? कहीं पे कुछ भी लगा दीजिएगा क्या? ओके आगे बढ़िए। Double slit experiment is performed by the beam of electron of 100 electron volts and the fringe spacing is observed to be beta. Now if the electron energy is increased to 10 kilo electron volt, the fringe spacing would be। अच्छा fringe width कितना होता है? बीटा इक्वल टू इन लैम्डा डी lambda बाई डी। capital D by small d। So basically beta is directly proportional to lambda। So beta 1 by beta 2। अच्छा एक सेकंड, और लैम्डा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2mev। इज दैट ओके? बाद बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h सब कांस्टेंट ही है। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v, राइट? तो बीटा के बारे में क्या कह सकते हैं कि बीटा इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट v। तो इट इज रूट v2 बाय v1। फाइन। तो बाद में कितना कर दिया गया इसका पोटेंशियल? 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10 इंटू 10 की पावर 3। पहले कितना था? 100। ये कितना हो गया? 4 2 10, यानी कि हो गया 10। तो बीटा विल बिकम 10 बीटा। क्लियर, खत्म? समझ में आया क्या? हाँ जी, 10 बीटा नहीं, बीटा बाई 10। तो बीटा 2 will become beta 1 by 10। Is that okay? क्लियर है मेरी बात? सारा चेन ऑफ लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना? क्या बोलते हैं? ओके नेक्स्ट। An electron beam of energy 10 kilo electron volt is passed through a slit of width 1 millimeter. The observed phenomena will be। अच्छा 1 मिलीमीटर हमारा विड्थ है किसका? स्लिट का। तो अगर हमारा इस स्लिट से, सिंगल स्लिट है ठीक है ना, तो उससे कौन सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा हमको? हाँ जी,
तो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एसोसिएटेड लैम्डा कितना हो जाएगा? हाँ जी, कोई बता सकता है? लैम्डा विल बी इक्वल टू 12.27 बाई रूट वी, यानी कि 12.27 इन एंगस्ट्रॉम बाई, अगर किलो यानी कि 10 की पावर 4, 10 के पावर 4 यानी कि स्क्वायर रूट कर दिए तो 10 की पावर 2 यानी कि 100, यानी कि हो गया 0.1227 एंगस्ट्रॉम। इज दैट राइट? अगर थोड़ा सा सुधार कर लें तो 1.2 इंटू 10 के पावर -11, ये हमारा वेवलेंथ रहा। ठीक है, और हमारे स्लिट का वेट कितना है? डी कितना है? 1 मिलीमीटर, यानी कि 10 के पावर -3। क्या ये दोनों कंपेरेबल है? क्या ये दोनों कंपेरेबल है, हाँ या ना? क्या क्या बोलता है? नो सर। क्या ये दोनों? नो। तो बेसिक सी बात क्या है कि जब लैम्डा और डी जो स्लिट का विड्थ होता है और जो वेवलेंथ होता है, अगर वो कंपेरेबल होता है, यानी कि कंपेरेबल कहने का मतलब कितना? 3-4 ऑर्डर का डिफरेंस। सॉरी, इंटरफेरेंस होगा ना। क्या होगा? फिर अगर 3-4 ऑर्डर का डिफरेंस रहता है तब तो चल जाएगा, तब वहां पे डिफ्रैक्शन होगा। और अगर उससे बड़ा डिफरेंस आ जाता है तो कोई बात नहीं है, तो फिर वो जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होता है, सीधा निकल जाना, वही होगा। आगे आइए, रॉन्ग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज। तो हाँ, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्यों नहीं हुआ आपका? मतलब अरे बताया क्या तो रे डिफरेंस नहीं, भाई, इंटरफेरेंस क्यों नहीं हुआ? इंटरफेरेंस के लिए 2 स्लिट चाहिए। इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपका लैम्डा बाई डी कॉम्पेरेबल नहीं है तो ना ही इंटरफेरेंस होगा ना ही डिफ्रैक्शन होगा, याद रखिएगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि लैम्डा बाई डी जो है वो हमारा कॉम्पेरेबल होना चाहिए या लैम्डा और डी कॉम्पेरेबल होना चाहिए सिर्फ डिफ्रैक्शन के लिए, ऐसी बात बिल्कुल 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 नहीं है। इंटर मतलब पूरे वेव ऑप्टिक्स के लिए यही बात लागू है। जो वेव ऑप्टिक्स का कोई भी फिनोमेना होगा ना, उसके लिए यही बात है। अदरवाइज वो रे ऑप्टिक्स में चला जाएगा। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का जो बाउंड्री लाइन है ना, डिमार्केशन लाइन, यही है कि लैम्डा और डी का रेशियो क्या है। समझ में आया, है ना? अच्छा, वैसे भी इंटरफेरेंस इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर ये होता भी और सिंगल स्लिट होता तो क्या होता? डिफ्रैक्शन होता कि इंटरफेरेंस होता? हाँ जी, अगर सिंगल स्लिट होता तो क्या होता? डिफ्रैक्शन। तो बस बात खत्म। चलिए, रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रहा है कि किसके लिए ऐसा है। तो द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन निकल क्रिस्टल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ। सही बात है, ऐसा है, इसीलिए निकल ही यूज किया जाता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में। इलेक्ट्रॉन ऑफ कांस्टेंट एनर्जी आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन गन। सही बात है। निकल क्रिस्टल एक्ट्स एज 3 डायमेंशनल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ये भी सही है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज एन इंटरफेरेंस। नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट है। क्लियर है मेरी बात, है ना? So 79 should be D. Yeah. अच्छा, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड एट। अच्छा, ये याद, आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो पूरा वो है ना डेरिवेशन वाला कैलकुलेशन, वो करना पड़ जाएगा। सो बेटर है हम लोग डेटा याद रखें। ठीक है ना? ऐसे भी हमें पता है कि जो फर्स्ट मैक्सिमा होता है वो कहाँ पे मिलता है हमें? किसी को याद है डिफ्रैक्शन में फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे मिलता है? 50 है? अरे मैं मतलब वो नहीं पूछ रहा इस हूँ, मैं वाले में फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ डिफ्रैक्शन का। लैम्डा डिफ्रैक्शन का डी बाई फॉर्मूला, डी में। हाँ, 1/d, 3/2 इंटू लैम्डा बाई डी। ये होता है आपका फर्स्ट मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन। किसी को याद है ये वैल्यू? हाँ जी, तो पहले लैम्डा निकालिए, इंटर एटॉमिक सेपरेशन दिया रहता है वो देखिए, या फिर बेटर है कि याद कर लीजिए। ठीक है, ये डेटा है। तो इट इज 50 डिग्री एंड 54 वोल्ट। 50 डिग्री और 54 वोल्ट के लिए हमें जो
बीम मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ मिलेगा वो 50 डिग्री के इंटेंसिटी पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। आगे चलिए। In Davison-German experiment, an electron beam of 60 electron volt falls normally on the surface of the crystal of maximum intensity is obtained at an angle of 60 degree to the direction of the incident beam. The interatomic separation of the lattice of the crystal. Same. देखिए क्वेश्चन अभी पूछ दिया इसी के ऊपर में। क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा आ जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे 12.27 बाई 60 ये करेंगे, एंगस्ट्रम में हमें लैम्डा मिल जाएगा। और थीटा मैक्सिमा, जो पहला मैक्सिमा होता है वो कहाँ मिलता है? 3/2 इंटू लैम्डा बाई डी पे, और ये बोल रहा है 60 डिग्री है। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? π/3। सही है। In fact, this number is for very smaller angle. π/3 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो साइन ले सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा पता है, यहाँ से आ जाएगा। डी निकालना है, 60 डिग्री π/3 है, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? In Davison-German experiment, nickel crystal acts as diffraction grating, three-dimensional diffraction grating. 82 should be B. 82 yeah B. In Davison-German experiment, the relation between Bragg angle and diffraction angle theta, 180 degree minus theta by 2. ये आपको रिलेशन याद रखना है। Next, the distance between two consecutive atoms of the crystal lattice D दिया हुआ है, maximum order of the diffraction electron accelerated through 10⁴ volt. Same question. Ionization chamber used in Davison-German experiment acts as ionization chamber तो इलेक्ट्रॉन निकालने के काम में आएगा। एमिटर, एमिटर क्या कहिए, सोर्स कहेंगे। 85 या On which of the following principle electron microscope work? Again, particle concept, concept of matter waves, uncertainty principle, all of the above. पार्टिकल तो है ही। तो 85 का आंसर क्या हुआ? 85 कलेक्टर हो गया ना, आयनाइजेशन चैम्बर जो है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकला, वो कहीं पे जाकर के जमा तो होगा, है ना? तो हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयन का एक चैम्बर रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पे जाकर के हिट करता रहता है। जी सर। सर 76 का जो पूछ रहे थे ना, वो हम पूछ रहे थे, आप तो जो इक्वेशन लिए थे वो लैम्डा इक्वल टू h/2 me भी ये लिए थे, लेकिन अगर इस वाले इक्वेशन को लिए थे भाई कि आप फोन कर लो, ठीक है, बाद में। कुछ नहीं समझ में आ रहा हमको। चलिए, तो ये वाला पूरा मॉड्यूल खत्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू।